Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our YouTube channel Ilmi Preacher. Today in this video we are going to discuss the chapter that is oscillation and waves. ऑसिलेशन का कुछ पोर्शन इसमें शामिल है तो हम उसको डिस्कस करेंगे. इसके अलावा वेव्स का जो मेजर पोर्शन है वो शामिल है और ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है, सो अच्छे से समझें. और मोस्टली एमडी कैट में अबाउट 5 to 6 MCQs इस चैप्टर से होते हैं. ठीक है, तो आप रेशो समझ सकते हैं कि फिजिक्स में से 55 MCQs में से 6 से 7 MCQs सिर्फ इसी चैप्टर से होते हैं. तो ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन एक ऐसी मोशन को कहते हैं जो खुद को रिपीट करती है. द मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन. ठीक है, अब जैसे ये मोशन है, यहाँ पे एक बॉल लटक ले रही थी. ठीक है, आपने थोड़ा सा इसको टिल्ट किया तो पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, इधर गया, तो आस्ता करते करते फिर रुक गया. लेकिन क्या हुआ कि अपनी मोशन को बार बार रिपीट कर रहा था. सो काइंड ऑफ मोशन जो अपने आपको रिपीट करे दैट इज़ कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन. ठीक है, अच्छा पीरियोडिक में ना फर्दर फिर नेक्स्ट जो मोशन आती है दैट इज़ यानी यहाँ पे टाइम का भी जिक्र है. देखें, अगर आप एक काम करें डेफिनेटली उसमें टाइम इन्वॉल्व होगा. तो दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है कि उसमें टाइम इन्वॉल्व ना हो. ठीक है, उसके अलावा वाइब्रेटरी मोशन. वाइब्रेटरी मोशन यू कैन से अ काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन जिसमें टू एंड फ्रो मोशन होती है. टू एंड फ्रो का मतलब ये आगे और पीछे. ठीक है, अब जैसे इसमें देखें आगे और पीछे ऐसी मोशन होती है विद इन जो है एक स्पेसिफिक टाइम में, और साथ में जो मेन चीज़ है वो है मेन पोजीशन, यानी अपने मेन पॉइंट को नहीं छोड़ती. ये इसका मेन पॉइंट ये है तो ये मेन पॉइंट से अपने गुजर के जाता है. ये नहीं है कि आपने इसको एक दो टिल्ट किया तो अपने मेन पॉइंट से दोबारा नहीं गुजरेगा. नो, तो ये चीज़ ज़रूर आपने अपने माइंड में रख ली है. एग्जांपल के तौर पे सिंपल पेंडुलम हो गया, मैथ स्प्रिंग सिस्टम हो गया. आप देखें स्प्रिंग है, मेन पोजीशन यहाँ पे है, आपने थोड़ा इसको खींचा, जब स्प्रिंग यहाँ पे आया फिर एकदम से पीछे गया, फिर आया ऐसे करता करता बाद में अपनी जगह पे रुक गया. ठीक है, तो वो मेन पोजीशन को बार बार टच करेगा. इसके अलावा ट्यूनिंग फोर्क को थोड़ा जब मतलब किसी चीज़ लोहे के साथ मारते हैं ना तो वाइब्रेट होते हैं. उसके अलावा मोशन ऑफ एटम्स एंड सॉलिड जो कि थोड़ा आगे पीछे हो रहे होते हैं, ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, ज़्यादा उनकी मूवमेंट नहीं होती. एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड जो होता है वो एक मैक्सिमम डिस्टेंस होता है मेन पोजीशन से. अब ज़रा मैं आपको बताता हूँ, अगर इस केस में देखें, अब जैसे ये केस है, ठीक है, इस केस में इधर को जितना एक्सट्रीम पोजीशन तक आप मेन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक जितना जा सकते हो, जितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करते हो, वो क्या है, वो एम्पलीट्यूड. अगर इस केस में देखो, वेव की फॉर्म में देखो, ये समझ लो एक वेव है. ठीक है, तो ये जो आपके पास एरिया ना दैट इज़ एम्पलीट्यूड. समझ आ रही है? ठीक है, दैट इज़ एम्पलीट्यूड. तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए. इसके अलावा वाइब्रेशन क्या है, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप. ठीक है, राउंड ट्रिप का मतलब ये है कि 1 सेकंड के अंदर या एक मतलब सर अगर टाइम पीरियड लेते हो फिर सेकंड आ जाएगा. ठीक है, वन वाइब्रेशन, एक बॉडी जितना टाइम लेती है एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के, पहले वाइब्रेशन को समझ लो. बल्कि राउंड ट्रिप ये समझ लो पूरा एक सर्कल पूरा करना दैट इज़ वाइब्रेशन. उसको पूरा करने में जितना टाइम लगता है दैट इज़ टाइम पीरियड. और नंबर ऑफ वाइब्रेशन कि जितने सेकंड्स में होते हैं उसको आप क्या लेते हो, फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्ज़ है. ठीक है, अच्छा अब इनका रिलेशन देखो, F इंटू 1/T. ठीक है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. अच्छा यहाँ पे एक सवाल है आपसे, F.T ये किसके इक्वल होंगी? ये सवाल है, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा और मुझे आइडिया होगा कि आप लोगों ने लेक्चर अच्छे से देखा है या नहीं है, या लेक्चर में आप भागते रहें आगे आगे. प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू 1. यहाँ पे भी एक चीज़ बताई हुई है. ठीक है, बल्कि इसका आंसर इन्होंने यहाँ पे बॉक्स में ही दे दिया है और मैंने भी आपको बता दिया. चलें फिर भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दीजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो कि यू आर लिसनिंग माई लेक्चर्स. आगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी. अब वो तो थी फ्रीक्वेंसी, अब बात करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी किसी एंगल में अगर हमारे पास कोई एंगल हो तो उस केस में क्या करना. ठीक है, तो उस केस में आपके पास आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करते हो, ये फार्मूला लगाते हो. ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, वहाँ पे क्या था, वाइब्रेशंस. वाइब्रेशन हो तो वो सिंपल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, जबकि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हो तो वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. 1 सेकंड के अंदर उसको आप क्या कहते हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. फार्मूला क्या आएगा, 2π/T. अगर T की फॉर्म में है तो ओवर T हो जाएगा, अगर F की फॉर्म में है तो 2π आप फार्मूला हो जाएगा. एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम. सेकंड पेंडुलम जिसका जो टाइम पीरियड है वो होता है जी 2 सेकंड. तो सेकंड पेंडुलम किसको कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड क्या होता है, 2 सेकंड. अब 2π/T वाला फार्मूला लगाओ. ठीक है, 2π/2 तो मल्टीप्लाई करो तो जवाब क्या आ जाएगा, पाई रेडियन. तो उसका आंसर क्या है, पाई रेडियन. ठीक है, पाई रेडियन पर सेकंड, सॉरी पाई रेडियन पर सेकंड आप लोगे क्योंकि हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं. ठीक है, आगे देखें, आगे चलते हैं जी. अब लेट्स सपोज एक बॉडी स्टार्ट हो रही है. ठीक है, वो वाइब्रेशंस करना चाह रही है. एक ले लेते हैं एग्जांपल, बल्कि यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं. ये हमारे पेंडुलम है. ठीक है, पहले क्या किया मैंने, थोड़ा इसको टिल्ट किया, इधर एक्सट्रीम पोजीशन पे आया, ये समझ लो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है.
ठीक है, और ये इधर ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। अच्छा, पहले जब मैंने इसको टिल्ट किया तो ये गया इधर अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है। डिस्टेंस कितना कवर किया, x नॉट, और डिस्प्लेसमेंट वो भी x नॉट। टाइम टेकन t/4, यानी अगर आप टाइम के 4 हिस्से कर लो तो उसने एक हिस्सा वहाँ पे ले लिया। कहाँ पे गया, मीन टू एक्सट्रीम गया। ये मीन था, मीन से एक्सट्रीम गया। फिर क्या करेगा, यहाँ से वापस आएगा। क्या हुआ, हाफ वाइब्रेशन कंप्लीट हो चुकी है और अभी 2x नॉट हो गया। देखो डिस्टेंस कभी भी आपके पास ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। यानी आप यहाँ से गए, वहाँ से वापस आए तो ये 2 नॉट हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये कहता है कि अगर आप एक जगह से होकर वहीं दोबारा उसी पॉइंट पे आते हो, चेंज इन पोजीशन जीरो है, तो उस केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो, बस बात खत्म। t/2 हो जाएगा और अब ये मीन टू एक्सट्रीम चला जाएगा, ठीक है। यानी सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा मैंने, यहाँ पे लिखना चाहिए था एक्सट्रीम टू मीन, दोबारा मीन पे आया ना, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेगा, अब ये इधर को जाएगा, अब इधर को जा रहा है तो मतलब मीन से एक्सट्रीम, मीन टू लेफ्ट एक्सट्रीम, ठीक है। अच्छा, 3/4 3 वाइब्रेशन समझ लो कंप्लीट हो गई। ये वाइब्रेशन के अगर आप 4 हिस्से कर लेते हो ना तो उसमें से 3 हिस्से कंप्लीट हो गए, ठीक है। आगे देखो, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा 3x नॉट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट x नॉट, ठीक है। अच्छा, टाइम 3t/4। अच्छा, मीन टू लेफ्ट एक्सट्रीम चला गया, ओके। अब ये आएगा वापस अपनी जगह पे आएगा, एक वाइब्रेशन पूरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। डिस्टेंस कितना लगा, 4x नॉट। तो ये आपसे सवाल पूछा जाता है कि एक वाइब्रेशन में डिस्टेंस कितना लगता है, वो 4x नॉट, और डिस्प्लेसमेंट में कितना लगता है, दैट इज़ 0, क्योंकि वो इधर गया वापस अपनी जगह पे आया तो उस केस में 0 हो गया। और टाइम टेकर कितना हो गया, t, यानी t उसको टाइम लगा। तो ये अब एक्सट्रीम टू मीन है, यहाँ पे बार बार गलत क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे एक्सट्रीम आना चाहिए, एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा मीन पे आ गया। उसके बाद है जी सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको कहते हैं SHM, ठीक है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक का मतलब होता है रिपीट करना, एक सीक्वेंस से रिपीट करना, ठीक है। यानी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूँ तो लेट्स सपोज एक गाड़ी है, उस पर हार्न पे टाइमर लगा हुआ है कि हर 10 सेकंड बाद आपने हार्न बजाना है, तो उसमें एक रिदम है, हार्मोन है, ठीक है। हार्मोनिक आप समझ लें एक सिस्टम है। तो हार्मोनिक किस चीज़ को कहते हैं, एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ काम करना। सिंपल मतलब सादा, हार्मोनिक मतलब सीक्वेंस से काम करने वाली मोशन, ठीक है। सादा सीक्वेंस से काम करने वाली मोशन, दैट्स इट, सिंपली, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके। सबसे पहले ऑलवेज वाइब्रेटरी मोशन, भाई ये तो होगी वाइब्रेटरी, इसमें कोई शक नहीं है। एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब ये कॉन्सेप्ट बड़ा मजे का, ठीक है। अब ये है कि ये कैसे, अब आपको पता चलेगा। अब मैं आपको सिंपल पेंडुलम यहाँ पे लटका के दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये पेंडुलम था, वैसे मेरा शौक था, मैं अगर कभी हुआ तो मैं फिजिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना हमारी बुक्स में, उन सबको प्रैक्टिकली करके समझाऊंगा, तो वो बहुत ज़बरदस्त समझ आएगा। अच्छा, अब लेट्स सपोज ये आपके पास पेंडुलम है। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा टिल्ट किया, टिल्ट करने पे यहाँ पे आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इसने डिस्टेंस कवर किया दैट इज़ x नॉट, ये सिंपल x कह लो। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि भाई देखो, एक्सेलरेशन बॉडी में इतना होगा जितना ये दूर जाएगा। देखो, अभी अगर यहाँ पे आ जाता तो अगर ये ऊपर से जब छूटेगा तो इतनी स्पीड से आएगा ना, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब बड़ी तेज़ी से, हो सकता है रस्सी तोड़ दे, ठीक है। अब ये यहाँ पे आया, डिस्टेंस थोड़ा है, एक्सेलरेशन थोड़ा होगा, तो दैट्स मीन एक्सेलरेशन डिपेंड अपॉन द डिस्प्लेसमेंट। जितना डिस्प्लेसमेंट आप कवर करोगे उतना ही आपके पास, यहाँ पे आप इसको x भी लिख सकते हो, x नॉट भी लिख सकते हो, मसला नहीं, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट याद रखना, डिस्टेंस नहीं, ठीक है। डिस्टेंस नहीं याद रखना, ये है डिस्प्लेसमेंट। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा मीन पोजीशन से, उतना ही आपके पास ये जो है एक्सेलरेशन उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो पहली चीज़ होगी, कॉन्सेप्ट ये ला समझ आया। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव क्यों लगा भाई, तो नेगेटिव ये लगा है इसलिए, ये मीन पोजीशन है, यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट तो ये है। अब आप खुद देखो, डिस्प्लेसमेंट इधर से इधर तो नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम होती है ना, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर को है, जबकि एक्सेलरेशन कहाँ से किधर को होगी, ऊपर से नीचे को, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, बिल्कुल है, तो इस वजह से नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये है कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन साइन नेगेटिव लगेगा, मतलब ये कि एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, क्लियर। और दूसरा डिस्टेंस, ऑल एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड मीन पोजीशन, यही मैंने बात आपको बताई। जो डिस्प्लेसमेंट है वो बाहर की तरफ जाता है, मीन से एक्सट्रीम जाता है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो एक्सट्रीम टू मीन आता है, सेंटर की तरफ। आगे देखें, द ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज स्ट्रेट लाइन इन 2 and 4 क्वाड्रेंट। 2 and 4 क्वाड्रेंट जो होता है, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, ठीक है, 1 2 3 4, तो 2 और 4 में जो है ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ये आपने याद रखना है। मैथ स्प्रिंग सिस्टम इसकी एग्जांपल है। इसके अलावा सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग एसएचएम फॉर ऑल स्मॉल एम्पलीट्यूड। अब स्मॉल एम्पलीट्यूड यहाँ पे इसने कहा है, क्यों स्मॉल एम्पलीट्यूड? स्मॉल एम्पलीट्यूड मतलब ये है कि आपके पास जो ये वाला डिस्टेंस है, ये 2 पेंडुलम लेट्स सपोज ये है, ठीक है, आप इसको इतना लेके गए,
ये जो डिस्टेंस है ना ये थोड़ा स्मॉल होना चाहिए तो उसके लिए वैलिड है। अगर ये डिस्टेंस बढ़ जाता है तो उसके बाद से फिर वैलिड नहीं होता, मोस्टली ब्रेक हो जाता है, रूल्स वायलेट होते हैं। अच्छा आगे चलते हैं जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पे प्रूव करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो सर्कुलर मोशन हो रही है और सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्या दोनों एक दूसरे से एग्री करते हैं या अपोजिट है? तो देख लेते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा अब हुआ क्या कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम एग्जीक्यूट एस एच एम विद एम्पलीट्यूड, हमें ये पता है कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन को, ठीक है। ए पॉइंट पी इज मूविंग अलॉन्ग सर्कल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, पीरियोडिक मोड बट नॉट एस एच एम, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे बता रहा है कि पॉइंट पी एक बॉडी है, ये पूरा सर्कल है, सर्कल के ऊपर पॉइंट पी एक बॉडी है, वो ऐसे मूव कर रही है। तो बताए क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को वैलिडेट कर रही है? तो नहीं। उसकी रीज़न ये है, उसकी रीज़न एक तो मतलब देखो पीरियोडिक ज़रूर है, पीरियोडिक का मतलब ये है कि वो बार बार अपने आप को अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है, मतलब सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है। बट सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। प्रोजेक्शन ऑफ एन एंड द पॉइंट इज ऑसिलेटिंग ऑन वर्टिकल एक्सिस एंड एग्जीक्यूटिंग एस एच एम, लेकिन इसमें जो पॉइंट एन है ना ये कर रहा है एग्जीक्यूट। उसकी वजह ये है कि इसका जो एक्सप्लोरेशन है वो सेंटर की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, जबकि इसका नहीं कर रहा। उस वजह से पॉइंट पी इज़ नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑब्जेक्ट। Projection of point on any diameter executes simple harmonic motion if the point is uniform, moving in circular path with uniform speed. अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा। लेट्स मूव ऑन। इंस्टेंटेनियस का मतलब है किसी इंस्टेंट पे, कभी अचानक जो है ले लेना डिस्प्लेसमेंट को, दैट इज इंस्टेंटेनियस, ठीक है। अच्छा अब अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं जी, ये हमारा है डिस्टेंस, इसको ले लेते हो जी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और इसको ले लेते हैं एंगल, एक बन गया ट्राइंगल, ठीक है। अब आपने लेना है हमेशा साइन को क्यों लोगे? उसकी रीज़न ये है कि आपने वाई एक्सेस को ऊपर रखना है, और सॉरी एज यू नो कि सम पीपल हैव, तो साइन का जो है वो क्या फार्मूला है, ऊपर परपेंडिकुलर आएगा, नीचे हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है इस केस में? एक्स, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या है? दैट इज एक्स नॉट, और ये एंगल थीटा बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को रखना है और दोनों का एंगल लेना है। अब यहाँ पे एक्स नॉट डिवाइड और उधर लेके जाओगे तो एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। तो एक्स हमारे पास क्या है? डिस्टेंस, एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट और एंगल, ठीक है। दोनों की समझ आ रही है? आगे टाइप ऑफ क्वेश्चन, अब सवाल कैसे आते हैं ज़रा वो देखें, इसमें किस टाइप के सवाल आते हैं ताकि हम उनको डिस्कस करें। सबसे पहले फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन थीटा इज गिवन, ठीक है। अब थीटा गिवन है, डिस्प्लेसमेंट आपने फाइंड करना है, और फाइंड फेज वो भी थीटा ही होता है व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज गिवन। दोनों सवाल आ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो या एंगल फाइंड करो, ठीक है। अच्छा तो व्हाट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटेड सिंपल व्हेन इट्स पीरियड यानी फेज ही है। फेज का मतलब एंगल समझ लो, एंगल क्या है? पाई/6। पहला काम तो आपने ये करना है कि पाई/6 को जो है डिग्री में कर लें। अगर आंसर डिग्री में नहीं दिया हुआ तो फिर आपने देखें, अगर डिग्री में दिया होता तो यहाँ पे होता, अब क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ इट मीन्स इन्होंने रेडियन में ही इसको सॉल्व किया हुआ है। फार्मूला ये लगाएंगे एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा, ठीक है। अब थीटा आपके पास क्या है? पाई/6 है, तो आप इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करेंगे तो जवाब आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आगे देखिए, इफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, अब थीटा फाइंड करना है आपने, फॉर विच डिस्प्लेसमेंट इज 70% ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। वो ये कह रहे हैं फॉर विच डिस्प्लेसमेंट इज 70% ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक्स नॉट है ना, इसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है, ठीक है। एक्स नॉट क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो वो 70% है। अब 70% का क्या मतलब होता है? वो 0.7% है, 100 से डिवाइड होगा ना, परसेंट हमेशा डिवाइड होता है, तो वो क्या है? एक्स नॉट क्या है? 0.7% है, एक्स इज इक्वल टू 0.7%, ठीक है। अब साइन थीटा आपने फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे? इसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। 1/2 आ जाएगा, और थीटा आपके पास 45 डिग्री आ जाएगा, या आप इसमें रेडियन में लोगे तो ये पाई/4। उसके बाद ये फाइंड डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ठीक है, और टाइम इज दिया हुआ है, इसी तरह आपने टाइम फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब ये वाला सवाल फाइंड करते हैं, तो इसमें व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी एट एन इंस्टेंट t इज इक्वल t/8 वेयर t इज द टाइम पीरियड ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। टाइम आपके पास दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट आपने फाइंड करना है, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है ये जो फाई है ना, ये ओमेगा टी के इक्वल है, ओमेगा टी के इक्वल है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया फाई की जगह MIT पुट कर दिया, ठीक है। अच्छा अब ओमेगा हमें दिया हुआ है π/2/t, ठीक है। या ओमेगा की जगह आपको पता है क्या फार्मूला लगता है? ओमेगा का क्या फार्मूला? ओमेगा का फार्मूला है 2πf, ओमेगा का फार्मूला है 2πf,
लेकिन यहाँ में हमें टाइम पीरियड चाहिए, तो उसके लिए हम 2π/t करेंगे ना, ठीक है। अब फाइंड टी करना है हमें, बाकी सब कुछ दिया हुआ है, टी फाइंड करना है बल्कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, x0 हमारे पास इस तरह ही दिया हुआ है, साइन भी दिया हुआ है, ठीक है। 2/t मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, टी की वैल्यू आपको दी हुई है t/8, ठीक है। यहाँ पे भी आप पुट कर देंगे, यहाँ इसको पुट करने की ज़रूरत नहीं भी है क्योंकि ये टी से कट जाएगा। बाकी इसको आप सॉल्व करें, 2 4 π/4 आ जाएगा, ठीक है। π/4 साइन π/4 जो है 45 का एंगल होता है, ठीक है। तो साइन 45 जब आप लोगे तो x0 ओवर √2 आ जाएगा, ठीक है। टाइम से थीटा की वैल्यू मालूम करने के लिए टी की जगह पाई और नीचे वाली वैल्यू को हाफ कर दें, ठीक है। यानी ये इन्होंने एक शॉर्टकट बताया हुआ है, क्लियर हो गया। आगे देखें, टाइम टेकन बाय बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू हाफ ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। अब आपने टाइम टेकन बताना है, वैसे है तो बड़ा आसान, देखो बड़ा आसान कैसे, मैं ज़रा समझाता हूँ। वो कह रहे टाइम टेकन बाय बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन टू हाफ ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। यानी ये बॉल अटक रही थी, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, आपने इसकी यहाँ पे हाफ बताना, हाफ है बताना, ठीक है। तो अब हाफ का मतलब क्या हुआ? हाफ का मतलब ये हुआ कि आपके पास एज यू नो, ठीक है, एज यू नो, मैं ज़रा यहाँ पे इसका पूरा सर्कल मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इधर जाता है ना तो वो था t/4, ठीक है। इधर एक शक्ल लगाता है, वापस आता है वो हो जाता है t/2, इधर होता है 3t/4 और फिर वापस आता है तो 1t कंप्लीट हो चुका होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका क्या कहते हैं, आपको एक मतलब इस तरह थियोरेटिकली वैल्यू समझा। अब इसको न्यूमेरिकली करके देखते हैं। तो x = x0 साइन थीटा हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हम अगर उसको हाफ कर दें, क्योंकि वही चीज़ हाफ की हुई है ना, ये देखो उधर ज़्यादा बाल जा रही है, तो मैक्सिमम उसने डिस्प्लेसमेंट को हाफ किया हुआ है ना, मैक्सिमम x0/2 कर दो, तो x = x0/2, ठीक है। वो क्या हो जाएगा आपके पास, दैट इज़ 30 डिग्री, और इसका अगर पाई में लेते हो दैट इज़ π/6, ठीक है। तो उससे जो t की वैल्यू फाइंड करोगे दैट विल बी t/12, सो आंसर इज t/12, क्लियर। अच्छा, तो नेक्स्ट मैंने ना जो सिलेबस है आपका उसको ज़रा वेरीफाई किए, तो वो ये है कि इसमें आपको बेसिक टॉपिक कवर करने हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। जो बेसिक हम अभी तक ऑलमोस्ट कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी हम इसमें देखते हैं कुछ और एक्स्ट्रा है तो मैं आपको समझा देता हूँ, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। इंस्टेंटेनियस हमने पढ़ लिया, सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने कहा हुआ था, सर मैं सिलेबस मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी कर लिया, ठीक है जी, सारे कर लिए, इंस्टेंटेनियस कर लिया है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ये भी करना है, बाकी ऑलमोस्ट हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो चुके हैं, ठीक है। तो जब हमने मेन टॉपिक थे ऑलमोस्ट कवर कर लिए, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं करना, हमने इंस्टेंटेनियस ऑसिलेशन करना जो कि पीछे कर लिया हमने, ठीक है। बाकी मैं देखता हूँ यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जस्ट रीड कर लीजिएगा, वैसे उसकी जब मेंशन ही नहीं है तो ज़रूरत नहीं होनी, ठीक है। तो इसलिए जो चीज़ मेंशन नहीं है, नेवर वेस्ट टाइम ऑन दीज थिंग्स, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन दीज आर नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर देख लें। इसमें पहला एक्सेलरेशन दैट इज़ f = kx, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट है, f की जगह में पुट कर दो, ठीक है। तो a = -k/mx, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करने अगर आपको सवाल आ जाए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इसमें भी आप देख सकते हो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, ठीक है, जो चीज़ हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ी थी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी a = -kx, इसी में अगर आप वैल्यूज पुट करो, ठीक है, तो इसमें आप एक चीज़ देखोगे कि a = -x, ये तो आपको पता है, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन ऑसिलेशन के चैप्टर में अगर आपने एफ में थोड़ा बहुत पढ़ा हो, आपको याद हो, तो आप इस जब ये a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। अब जब प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करते हैं तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं, जो कांस्टेंट जो है वो यहाँ पे आपके पास w, ठीक है। तो हमने जो कांस्टेंट ख़त्म किया था ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, तो उसके लिए हमने कांस्टेंट लगाया, कांस्टेंट वहाँ पे क्या था, ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू है ना, ओमेगा चेंज नहीं होता। अगर आपके पास एक सर्कल है उसके लिए ओमेगा सेम रहेगा, ठीक है। एक टायर है ना, उसका ओमेगा कभी चेंज नहीं होगा, एक दफ़ा निकाल लो वो ओमेगा उसकी पूरी लाइफ चलता रहेगा। तो ओमेगा किस पर डिपेंड करता है, उसके रेडियस पर डिपेंड करता है। जब तक रेडियस चेंज नहीं होता वो चीज़ चेंज नहीं होती। अब देखो ना, एक टायर है, टायर छोटा बड़ा होगा नहीं, छोटा बड़ा तो नहीं होता, ठीक है। जो भी इसकी एक कॉन्स्टेंट शेप है, जो है मतलब आर की वैल्यू रेडियस है वो वही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका फार्मूला था a = -ω² x, ठीक है। ये इसका एक कांस्टेंट था, तो वही फार्मूला यहाँ पे भी यूज़ किया हुआ है, ये आप देखो, और -k/m × x इसके इक्वल रखा हुआ है इसको, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें x से x कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ओमेगा का स्क्वायर खत्म करना तो √a आ जाएगा, k/m आ जाएगा।
एंगुलर फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है? ऑन डिपेंड यूजिंग द स्प्रिंग कांस्टेंट और मास पर डिपेंड करती है इंडिपेंडेंट एम्पलीट्यूड एंड ग्रेविटी। ये सवाल बहुत आता है कि अगर ग्रेविटी चेंज करें तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, नो। अगर हम एम्पलीट्यूड चेंज करें तो होगा, नो। ठीक है, आगे टाइम पीरियड है 2π/w या w इज ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। ये करना चाहो ये कर लो, उस तरह लिखना चाहो उस तरह लिखो। ठीक है, और जो इसकी वैल्यू है आपके पास ओमेगा की, वो है अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, ये देखिए k/m है। तो जब ओमेगा नीचे चला जाएगा तो m/k हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर है, उसमें m ऊपर है, इसमें k ऊपर है। ठीक है, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैथ के, जितना मैथ ज़्यादा होगा उतना टाइम पीरियड उसका ज़्यादा होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्प्रिंग कांस्टेंट के, जबकि फ्रिक्वेंसी उसके उलट है। ठीक है, क्योंकि ये 1/t होता है, तो t की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आके उल्टी हो जाएगी। टाइम पीरियड ओनली डिपेंड अपॉन यूजिंग स्प्रिंग कांस्टेंट मैथ पर डिपेंड करता है, जबकि फ्रिक्वेंसी जो है वो भी स्प्रिंग कांस्टेंट पे और मैथ पर डिपेंड करता है। लेकिन ये ज़रूर है कि फ़र्क दोनों का उल्टा है, यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जबकि यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ए स्प्रिंग कांस्टेंट वर्टिकल में राइट F = mg, बस इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे डिस्प्लेसमेंट, इनकी भी खास ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल पेंडुलम की बात कर लेते हैं जो कि अभी हमने ऑलरेडी की हुई है। इसमें आपने याद रखना है कि रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा है, ठीक है, और वेट को कौन सा बैलेंस कर रहा है। देखो ना, ये बॉल लटक रही है, ठीक है, बॉल लटक रही है, डब्ल्यू डेफिनेटली इसका कोई ना कोई नीचे को वेट है। ठीक है, वेट क्या है, डब्ल्यू = mg, तो कोई ना कोई mg को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो mg को जो बैलेंस कर रहा है वो आपके पास है mg, यानी इसमें mg किसके इक्वल है, वेट के इक्वल है। ठीक है, तो टेंशन द स्ट्रिंग इज बैलेंस बाय mg cos थीटा। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ मेरी याद रखिएगा हमेशा, और वो ये चीज़ है कि कोई भी मूविंग बॉडी है, जब आप मूविंग बॉडी की कंपोनेंट लेते हैं ना तो उसकी कंपोनेंट उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में होता है और वाई इसमें होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नीचे को वाई को लिया हुआ है और इधर को एक्स एक्सिस को लिया हुआ है, सॉरी इधर एक्स को लिया हुआ है, इधर को वाई को लिया हुआ है, जबकि नीचे वाई को लेना चाहिए था। तो क्योंकि मूविंग बॉडी है तो मूविंग बॉडी की जब भी आप कंपोनेंट्स को डिसॉल्व करते हैं तो उसके कंपोनेंट रिवर्स हो जाते हैं। अगर इसी तरह ये एग्जांपल आपने कहाँ पढ़ी होगी, हम बैंकिंग और रोड वाले टॉपिक में पढ़ी होगी, जहाँ पे हम जो गाड़ी जब किसी बैंक पे किसी ऊंचाई ढलवान पे यानी साइड पे जो रेसिंग कार्स होती हैं उनके साइड रोड की साइड निकले होते हैं, उस साइड पे अगर मूव कर रही है तो वहाँ पे अगर उस गाड़ी की कंपोनेंट लें, गाड़ी मूविंग है तो उस केस में उसके कंपोनेंट रिवर्स हो जाएंगे। सेम इन दैट केस। ठीक है, तो जो वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, वेट को जो बैलेंस कर रहा है उसका टेंशन। ठीक है, mg cos थीटा उसको बैलेंस कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, जो दूसरा mg sin थीटा है वो रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे काम कर रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स ये है कि बाल यहाँ पे आती है, यहाँ से जब बाहर जाती है तो वापस लेके आना रिस्टोरिंग फोर्स का काम होता है। उसका नेगेटिव साइन आएगा, लेकिन बाकी मेन पोजीशन टेंशन इज मैक्सिमम इक्वल टू वेट, टेंशन मैक्सिमम होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, और एक्सट्रीम पोजीशन पे थीटा मैक्सिमम। ठीक है, थीटा यानी एंगल बढ़ेगा ना, जब मतलब कोई चीज़ अपने यहाँ से ये एंगल यहाँ पे समझो 0 है, तो जब यहाँ पे 0 है, बल्कि जब वो बाहर जाएगा जितना बाहर जाएगा एंगल बढ़ता जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि थीटा जो है वो वेरी स्मॉल होगा, जिसकी वजह से हम सिंपली थीटा रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस वगैरह हटा देते हैं। जब भी कोई फंक्शन लगा हो उसके साथ उसका थीटा अगर बहुत छोटा हो तो हम उसका थीटा आता है वो फंक्शन हटा दिया करते हैं। ठीक है, अच्छा ये मैंने आपको रिस्टोरिंग फोर्स को बता दिया, साइन अपोजिट आएगा लेकिन mg sin थीटा इसमें यूज़ होगा। ठीक है, टेंशन कैसे फाइंड करते हैं, t = mg cos थीटा, और रिस्टोरिंग फोर्स के लिए फार्मूला, ये चीज़ बस माइंड में रखनी है आपने। ठीक है, और ये करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी कर चुके हैं, ये भी ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अगर लेंथ देखें सिंपल पेंडुलम में आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे ना तो टाइम पीरियड के लिए लेंथ ऊपर आएगा जबकि फ्रिक्वेंसी के लिए लेंथ नीचे आएगा, बाकी फ़र्क वही है। ठीक है, यानी डिपेंड मैथ्स पे डिपेंड नहीं करता। अगर सिंपल पेंडुलम आप देख रहे हो तो उसमें मैथ्स पे डिपेंड नहीं करता, अगर आप स्प्रिंग कांस्टेंट देख रहे हो तो वहाँ पे मैथ्स पे डिपेंड करता है। ये चीज़ ज़रूर अपने माइंड में रख लेना, इससे कन्फ्यूज़ ना हो। ठीक है, आगे वेरिएशन वैल्यू ऑफ जी, इसके हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है, आगे जी एनर्जी कन्वर्जन एंड SHM, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट ऐसे समझा देता हूँ आपको। तो देखें, आपने याद ये रखना है, जब भी बॉडी मीन पोजीशन पे होगी, ठीक है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्लियर? ठीक है, जब देखें ना डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी इसकी एनर्जी 4 पे डिवाइड होगी, यानी 25% होगी। ठीक है, और क्या होगा कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होगी, लेकिन कितनी होगी तो वो यहाँ पे E/4। ठीक है, दोबारा वापस अपनी पोजीशन पे दोबारा इधर आएगा, इधर 50% हो जाएगी, दोबारा इधर जाएगा तो दोबारा ये 75% हो जाएगी, और दोबारा वापस इधर आएगा तो एनर्जी टोटल 100% हो जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे देखें यही चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट 0 जब मीन पोजीशन पे था, काइनेटिक 0, पोटेंशियल 0, काइनेटिक मैक्सिमम, और टोटल एनर्जी इज कंजर्व। टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। देखो ना, आपको पता है एनर्जी इज इक्वल टू K
काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एक कॉम्बिनेशन है। एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। आप लेट्स सपोज 2 जमा 3 कितना होता है 5। अगर मैं कर दूँ 3 जमा 2 कर दूँ तो भी 5 होता है। एक की वैल्यू कम कर दूसरे को बढ़ा दी तो वो हिसाब बराबर है। तो यहाँ पे भी ये चीज़ हो रही है, ठीक है। जो चीज़ यहाँ पे देखो, अगर ये 25% है तो ये ज़्यादा होगी, ठीक है, 75%, ठीक है। इसी तरह मेन पोजीशन पे जब दोबारा वापस आएगा दोनों 50-50% होंगे। अच्छा सॉरी, मैं गलती कर चुका हूँ कि मेन पोजीशन पे, ये मेन पे दोनों 50-50% होते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम पे क्योंकि जब बाल आप यहाँ पे लेके जा रहे हो तो बाल अब तैयार खड़ा होता है कि भाई अभी मुझे छोड़ो, अब इस तरह छोड़ो तो सही मैं किस तरह गोली की तरह भागता हूँ वो देखना। तो ये जो भागना है ना वो उसका कह रहा है कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी बहुत है, ठीक है। तो उस केस में इसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है। और जब वो तीसरे पॉइंट एक्सट्रीम पोजीशन पे गया होगा तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो चुकी होगी, काइनेटिक एनर्जी लूज हो चुकी होगी, दैट्स वाई 25%। और मेन पे आगे 0 हो जाएगा और रुक जाएगा। टोटल एनर्जी ऑलवेज इज कंजर्व्ड, ठीक है। ये अब ये चीज़ देख रहे हो, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी हमेशा। आगे देखते हैं जी। तो थीटा इसको करने की ज़रूरत वैसे नहीं है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन पे 0 रहता है जी, एक्सट्रीम पोजीशन में मैक्सिमम होता है, ठीक है। वेलोसिटी में शायद याद रखना मैक्सिमम होता है मीन पोजीशन पे और एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 होता है। और एक्सेलरेशन इसका उलट है, ठीक है। वो मिनिमम होता है मीन पोजीशन पे और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होता है। फोर्स मिनिमम होता है मीन, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो उसकी वजह से डायरेक्ट उसको 0 कर देगा। लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन में मैक्सिमम होता है। मोमेंटम मीन पोजीशन पे वो होता है क्योंकि P = mv होता है। जब m तो कभी भी 0 नहीं होता तो जो v है वो भी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है ना, ये देखें। तो इस वजह से मोमेंटम भी मीन पे मैक्सिमम होगा। पोटेंशियल एनर्जी mgh, ठीक है, या हाफ के एक्स स्क्वायर आप ले लोगे। जब के एक्स स्क्वायर नॉट जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस 0 होगा, क्योंकि इसका फार्मूला ये है। P के लिए अब फार्मूला आप ये यूज़ करोगे, हाफ के एक्स स्क्वायर, के एक्स नॉट स्क्वायर। अब जो एक्स नॉट है ना वो मैक्सिमम डिस्टेंस है, और मैक्सिमम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह लो वो मीन पोजीशन पे 0 होता है। या देख रहे हो ना, जब ये 0 तो ये 0 कर देगा पोटेंशियल एनर्जी को, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम कर देगा क्योंकि उसका फार्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर, के एक्स नॉट नहीं, के एक्स स्क्वायर। सिंपल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मैक्सिमम होता है मीन पे भी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, ये याद रखें। आगे ये मेरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वेव्स का। तो अब मैं देखता हूँ इसको, तो पेज नंबर है जी ये कितना है, पेज नंबर 80। सो वी हैव नाउ तकरीबन 100 पे जाके कवर होगा। इट मीन्स तकरीबन 20 पेजेस हैं जो हमें कवर करने होंगे। सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस वीडियो को अपलोड पे लगा रहा हूँ, ठीक है। मैं दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ फॉर वेव्स चैप्टर।